गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर जैव अणु। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर्स, विटामिन्स और एंजाइम्स और कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर ये एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स यानी न्यूक्लिक अम्ल, जो हम पार्ट 10 में देख रहे हैं। ठीक है ना, सबसे पहली बात होती है न्यूक्लिक एसिड्स होते क्या हैं। देखिए बच्चों, आप बहुत अच्छी तरह जानते हो कि अपने शरीर में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो हमें अपने पैतृक यानी कि माता पिता से प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, यानी कुछ गुण जो पैतृक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में जाते हैं, ऐसे गुणों को हम आनुवांशिक गुण कहते हैं। ठीक है ना, जो हमें माता पिता से मिलते हैं। ठीक है, तो इन आनुवांशिक गुणों की जो वंशागति होती है वो क्यों होती है? वो होती है केंद्रक में पाए जाने वाले, अपने शरीर की जो कोशिका होती है, कोशिका में जो केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक में पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्रों के कारण आनुवांशिक गुणों की वंशागति होती है। ठीक है, और क्रोमोसोम्स पर कुछ कणीय संरचनाएं होती है, कुछ कण होते हैं जो वास्तव में इस आनुवांशिकता का कारक होते हैं, जिनको हम कहते हैं जीन। तो ये जो जीन होते हैं, ये जीन ही वास्तव में न्यूक्लिक अम्लों से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, इनकी स्ट्रक्चर के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे। तो देखिए, प्रत्येक सजीव में कुछ गुण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। इस प्रकार गुणों का हस्तांतरण कोशिका के नाभिक द्वारा नियंत्रित होता है। इस गुण को आनुवांशिकता कहते हैं। कोशिका के नाभिक में कुछ कण आनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी होते हैं, जिन्हें हम क्रोमोसोम कहते हैं। इन क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्रों पर कुछ आनुवांशिक कूट पाए जाते हैं, जिन्हें हम जीन कहते हैं। ठीक है ना, ये जीन यानी कि आनुवांशिक कारक जो होते हैं न्यूक्लिक अम्लों के ही बने होते हैं। ठीक है ना, यानी मुख्य रूप से आनुवांशिक कारक कौन हो गए? न्यूक्लिक अम्ल। अब हम इनकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो पहले हम जानते हैं कि न्यूक्लिक अम्लों को हमने स्ट्रक्चर की बेसिस से हमारे शरीर में दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए। दोनों का कार्य अलग अलग है, संरचना में थोड़ा सा अंतर होता है। तो संरचना के आधार पर सबसे पहले हमने इन्हें दो वर्गों में बांटा है। पहला होता है डीएनए। डीएनए की पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो देखिए, डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, यह मुख्य नाभिक में ही पाया जाता है और कोशिका द्रव्यम के माइटोकॉन्ड्रियम क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य आनुवांशिक गुणों की वंशागति करना है। ठीक है ना, डीएनए का मुख्य कार्य। दूसरा होता है आरएनए। आरएनए को हम कहते हैं राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, यह मुख्यतः कोशिका द्रव्य में पाया जाता है और कुछ मात्रा में नाभिक में भी पाया जाता है। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? प्रोटीन निर्माण करना। ठीक है ना, डीएनए का मुख्य कार्य है आनुवांशिक गुणों की वंशागति करना और आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन निर्माण करना। अब हम देख चुके हैं पहले कि जैसे प्रोटीन्स जो होते हैं अल्फा एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं, उसी प्रकार जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड ही बहुलकीकरण से पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, जिन्हें हम न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, कि जिस प्रकार हमने देख लिया कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनने हैं हमें न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए। तो अब जब न्यूक्लिक अम्ल का जल अपघटन करवाते हैं हमें, तो हमें तीन प्रकार के रासायनिक घटक प्राप्त होते हैं। ठीक है, पहला तो प्राप्त होता है हमें पेंटोज शर्करा। पेंटोज शर्करा आपको समझ में आ गई होगी। पेंट का मतलब 5 कार्बन वाली कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, अपने पास दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, एक तो होता है डीएनए, है ना, और एक होता है आरएनए। तो डीएनए में जो शर्करा पाई जाती है उसको कहते हैं डीऑक्सी राइबोज शर्करा। ठीक है ना, और आरएनए में जो पाई जाती है उसको कहते हैं राइबोज शर्करा। ठीक है, अब इनकी स्ट्रक्चर क्या है? दोनों ही पेंटोज शर्करा है। देखो, पहले मैं आपको बताती हूँ राइबोज शर्करा को। राइबोज मैंने बताया पेंटोज स्ट्रक्चर है, तो ये पेंटोज बना दिया। हावर्थ फार्मूलाज ही बनाते हैं हम। ठीक है ना, इसमें भी हम यही बना देते हैं। ये भी एक पेंटोज शर्करा है, तो देखिए ये भी पेंटोज शर्करा बना दी। दो संयोजकता इनकी अधूरी कर दी। अब मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब हम कोई भी पेंटोज या कोई भी कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर का हावर्थ फार्मूला बनाते हैं, तो यहाँ पर तो हमेशा ही CH2OH आता है। तो यहाँ पर तो आ गया ये CH2OH, दोनों ही जगह पर ये CH2OH है, तो यहाँ पर क्या होगा? H होगा। अब ये जो राइबोज शर्करा यहाँ काम में आती है, ये बीटा प्रकार की काम में आती है। ठीक है ना, बीटा प्रकार का मतलब क्या होता है? OH होता है बाईं साइड में, यानी कि यहाँ पर OH होगा इन दोनों ही जगहों पर, तो नीचे क्या होगा? H होगा। ठीक है ना, अब जो राइबोज शर्करा होती है उसमें यहाँ दोनों ही जगह पर OH होता है और यहाँ पर दोनों ही जगह पर H होता है। लेकिन जो डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है, इसमें यहाँ तो OH ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ का O हट जाता है और यहाँ पर रह जाता है केवल
H। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन डिलीट हो गई है, इसीलिए इसका का नाम क्या हो गया, बीटा डीऑक्सीराइबोज। ठीक है ना, इसका नाम क्या है, बीटा डीऑक्सीराइबोज शर्करा। तो ये तो दो पेंटोज शर्करा होती हैं, ठीक है ना। और ये ध्यान रखना है, ये हमेशा C1 से नाइट्रोजनी बेस से अटैच होंगी। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। ठीक है, दूसरा हमें मिलता है फॉस्फेट समूह, यानी फॉस्फोरिक अम्ल से प्राप्त होता है, जिसको हम कहते हैं PO4-3 समूह। ठीक है ना। तीसरी चीज़ हमें मिलती है नाइट्रोजनी क्षारक। ठीक है, ये दो प्रकार के समूहों के होते हैं, एक तो होते हैं पिरिमिडीन क्षारक। पिरिमिडीन क्षारक 3 तरह के हैं, यूरेसिल, थाइमीन और साइटोसिन। देखो यूरेसिल की स्ट्रक्चर क्या होती है, यूरेसिल की स्ट्रक्चर होती है इस तरीके की कि देखिए यहाँ N है H, ये डबल बॉन्ड O है, यहाँ N है H और ये है डबल बॉन्ड O और एक डबल बॉन्ड यहाँ होता है। ये तो होता है यूरेसिल। यूरेसिल को हम शॉर्ट में U लिखते हैं, थाइमीन को शॉर्ट में T लिखते हैं और साइटोसिन को शॉर्ट में C लिखते हैं। ठीक है ना। अब थाइमीन बनाते हैं तो थाइमीन की स्ट्रक्चर में कुछ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता है। थाइमीन की स्ट्रक्चर में एक CH3 ग्रुप यहाँ और जुड़ जाता है, बाकी स्ट्रक्चर सेम टू सेम होती है। ठीक है ना, ये बन गया थाइमीन, ये H ही है। ठीक है, ये थाइमीन की स्ट्रक्चर हो गई। और साइटोसिन की स्ट्रक्चर में यहाँ से NH2 आ जाता है और इसकी ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ ये साइटोसिन की स्ट्रक्चर हो गई। ये 3 हैं कौन से, पिरिमिडीन क्षारक। 2 होते हैं प्यूरिन क्षारक। देखो ये तो होता है एडिनिन, ठीक है, इसका नाम होता है एडिनिन और इसका नाम होता है ग्वानिन। ठीक है, ये तो एक पिरिमिडिन वाले है। ठीक है, इस पिरिमिडिन वाले पर एक 3 सदस्यीय श्रृंखला और जुड़ी होती है, जिसमें एक N है, एक कार्बन है और एक N है। इससे एक हाइड्रोजन बैलेंस्ड होती है। ठीक है ना। यहाँ पर इन पिरिमिडिन बेसिस में ये वाला कार्बन ये वाला नाइट्रोजन जो होता है, ये N1 के रूप में डिनोट किया जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से इसका नंबरिंग होती है। यहाँ हम देखें तो ये भी N1 है दोनों में। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये वाला N माना जाता है 9th। ठीक है ना, ये होता है 3 मुख्य बेस। अब जब ये स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्या होता है कि जो एक न्यूक्लियोटाइड चेन होती है उसमें पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजनी क्षारक और फॉस्फेट समूह कैसे जुड़ते हैं। देखिए, सबसे पहले पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनी क्षारक आपस में जुड़ते हैं। पेंटोज शर्करा का तो होगा C1, मैंने आपको बताया था, पेंटोज शर्करा का तो C1 और नाइट्रोजनी शर्करा का या तो N1 या फिर N9। N1 होगा पिरिमिडीन बेस का और N9 होगा प्यूरीन बेस का। जब आपस में जुड़ जाते हैं तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। और अब इस न्यूक्लियोसाइड से जो फॉस्फेट समूह जुड़ जाता है, ये कहाँ जुड़ेगा, ये जो पेंटोज शर्करा थी उसके या तो 3 कार्बन पर जुड़ेगा, C3 पर, या फिर जुड़ेगा C5 पर। तो इसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ठीक है, यानी न्यूक्लियोटाइड चेन जब आपस में जुड़ती चली जाएंगी, न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते चले जाएंगे, तो उनको हम क्या कहेंगे, पॉली न्यूक्लियोटाइड। ठीक है ना। देखो न्यूक्लियोटाइड क्या है, ये है ऐसी का मतलब क्या हुआ, शर्करा, उससे जुड़ा हुआ है नाइट्रोजनी बेस, यानी कि ये तो हिस्सा कहलाएगा न्यूक्लियोसाइड। इस न्यूक्लियोसाइड में ये फॉस्फेट ग्रुप और ऐड कर दिया हमने, तो ये बन गया न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड देखिए, एक न्यूक्लियोटाइड ये रहा, एक न्यूक्लियोटाइड ये रहा, इस तरह से न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते चले जाते हैं तो पॉली न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। ठीक है ना। अब बात ये है कि यहाँ ये जो न्यूक्लियोटाइड हैं ये आपस में जिस बंध द्वारा जुड़ते हैं, इस बंध को क्या कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसाइडिक बंध पाया जाता है ना, जो पेप्टाइड्स थे यानी कि प्रोटीन्स थे उनमें पेप्टाइड बंध पाया जाता है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोटाइडों को जोड़ने वाला जो बंध होता है उसको कहते हैं हम फॉस्फोडाइएस्टर बंध। ठीक है, यानी कि सभी न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बंध से बंधित होकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। देखिए, शर्करा और क्षारक यानी कि नाइट्रोजनी बेस मिलकर क्या बना रहा है, न्यूक्लियोसाइड बना रहा है। फिर शर्करा और क्षारक के साथ फॉस्फेट समूह जुड़ गया तो न्यूक्लियोटाइड बना रहा है। ठीक है ना। अब देखो इसको समझते हैं हम। मैंने अभी आपको बताया था कि जो पेंटोज शर्करा है, जैसे राइबोज शर्करा है, राइबोज शर्करा का जो C1 है उससे बेस यानी कि नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ रहा है तो बन गया न्यूक्लियोसाइड। ठीक है ना, कैसे जुड़ा समझ में आ गया। फिर इस न्यूक्लियोसाइड पर देखिए हमने 5, ये 5वां कार्बन है या ये 3रा कार्बन है, इन दोनों में से कहीं पर भी जब ये फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है तो ये बन जाता है न्यूक्लियोटाइड।
ठीक है ना। और ये न्यूक्लियोटाइड जब लंबी श्रृंखलाएं बना लेंगे तो बन जाएंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर समझ में आ गई पॉलीन्यूक्लियोटाइड की। अब हमें समझना है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड डीएनए और आरएनए का निर्माण कैसे करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डीएनए की संरचना। सबसे पहले डीएनए की संरचना किसने दी? वॉटसन तथा क्रिक ने। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना। डीएनए की संरचना होती है द्विकुंडलित। द्विकुंडलित का मतलब होता है कि दो स्ट्रैंड होते हैं, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं हैं। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं आपस में दक्षिणावर्ती रूप से कुंडलित होती हैं, स्प्रिंग के रूप में कॉइल्ड होती हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया ये द्विकुंडलित संरचना पाई जाती है। ठीक है, इस तरीके से। और ये जो दो कुंडलन है, यहाँ से टर्न हुआ है और एक यहाँ से टर्न हुआ है। इन दो फोल्ड्स के बीच में ये वाला जो गैप होता है यहाँ से लेके और यहाँ तक का, ये होता है 34 एंगस्ट्रॉम का। ठीक है ना। और इस 34 एंगस्ट्रॉम में कुल मिलाकर यहाँ पर 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। मैंने 3 ही लिखे हैं पर ये 10 होते हैं। ठीक है ना। 10 न्यूक्लियोटाइड जुड़े होते हैं तो 10 ही नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। और ये आमने सामने वाले जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स हैं, इन स्ट्रैंड्स के एडेनिन का हमेशा थाइमीन के साथ युग्मन होता है, जबकि साइटोसिन का सदैव ग्वानिन के साथ युग्मन होता है। जब ए और टी यानी कि एडेनिन और थाइमीन आपस में युग्मन करते हैं तो 2 हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, जबकि साइटोसिन तथा ग्वानिन जब आपस में 3 हाइड्रोजन बंधन करते हैं तो आपस में युग्मन करते हैं। ये हमेशा फिक्स है, निश्चित है कि एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ ही युग्मन करेगा और सी हमेशा जी के साथ यानी कि साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ ही युग्मन करता है। ठीक है। कई प्रयोगों से ये ज्ञात किया गया है कि प्रत्येक डीएनए में या प्रत्येक जीव में एडेनिन और थाइमिन का अनुपात समान होता है, साइटोसिन और ग्वानिन का अनुपात भी समान होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने कहा है कि ए का टी के साथ युग्मन होता है हमेशा और सी का जी के साथ युग्मन होता है, तो हम ए और टी को आपस में क्षारक युग्म कहते हैं और सी और जी को भी आपस में क्षारक युग्म कहते हैं। ठीक है ना। कई जीवों में इनका ए टी और सी जी का अनुपात समान होता है और कुछ में समान नहीं होता है। ठीक है। लेकिन मनुष्य में इसका जो अनुपात होता है, ए टी सी जी का जो अनुपात होता है वो 1.152 होता है। ठीक है ना। समझ में आ गई चीज़। यही बताया है मैंने कि 34 एंगस्ट्रॉम की दूरी है, 10 न्यूक्लियोटाइड है, प्रत्येक एडेनिन थाइमिन के साथ 2 H बंध बनाता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ 3 H बंध बनाता है और ATCG का अनुपात 1.52 पाया जाता है। ठीक है। ये हो गई डीएनए की संरचना। अब आरएनए की संरचना की बात करें तो आरएनए की संरचना में क्या डिफरेंस है कि एक तो जैसे ये द्विकुंडलित संरचना थी, तो जो आरएनए की संरचना होती है वो एकल कुंडलित यानी सिंगल स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है, एक ही स्ट्रैंड से बना होता है। जैसे कि एक स्प्रिंग होती है, मैंने आपको प्रोटीनों की प्राथमिक संरचना बताई थी कि ये हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। ठीक है ना। प्राथमिक संरचना में हमने देखा था कि ये इस तरीके द्वितीयक संरचना में बदल जाती है। ठीक है ना। तो इसी तरीके से ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है वो आपस में ही एक कुंडलित हो जाती है, तो ये संरचना कहलाती है आरएनए की संरचना। ठीक है ना। और ये एक डिफरेंस इसमें बड़ा क्या होता है कि जो डीएनए में ए के साथ टी यानी कि थाइमिन क्षारक पाया जाता है, लेकिन आरएनए में टी के स्थान पर यूरेसिल यानी कि यू क्षारक पाया जाता है। यानी ए और यू के बीच में 2 हाइड्रोजन बंधन द्वारा इस तरह से युग्म बन जाएगा, जबकि सी और जी का युग्मन ऐसे कैसे ही रहता है। तो ये 2 बड़े अंतर होते हैं आरएनए और डीएनए में कि एक तो यहाँ शर्करा का डिफरेंस था कि इसमें डीऑक्सीराइबो शर्करा थी, इसमें राइबो शर्करा पाई जाती है। इसमें मैंने बताया कि द्विकुंडलित संरचना होती है, ये सिंगल स्ट्रैंड यानी एकल कुंडलित संरचना होती है। इसमें एडेनिन के साथ में थाइमिन क्षारक होता है, जबकि इसमें एडेनिन के साथ में यूरेसिल क्षारक पाया जाता है। ठीक है। कार्य मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है। देखिए, डीएनए और आरएनए में अंतर बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। एक तरफ डीएनए के बारे में लिखते हैं, एक तरफ आरएनए के बारे में लिखते हैं। डीएनए मैंने आपको बताया था कि गुणसूत्रों में पाया जाता है, केंद्रक के अंदर। ठीक है। जबकि आरएनए कहाँ पाया जाता है? आरएनए के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? डीऑक्सीराइबो शर्करा पाई जाती है, जबकि आरएनए में राइबो शर्करा पाई जाती है। डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन क्षारक पाए जाते हैं, जबकि आरएनए में थाइमिन के स्थान पर साइटोसिल आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा, यानी कि एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन। ठीक है। डीएनए का काम मैंने आपको बताया था कि मुख्य रूप से आनुवांशिक गुणों के स्थानांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जबकि आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? ये प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। ठीक है ना। ये हो गई न्यूक्लिक अम्लों की संरचना।